अब तक आपने पढ़ा कि ईशा दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही रिया दौड़कर राहुल के पास जाती है। राहुल रिया को गोद में उठाते हुए कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस? रिया अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, बड़े पापा कितने दिन हो गए आप मुझे आइसक्रीम खिलाने नहीं ले गए। राहुल बोला, ठीक है शाम को चलेंगे, सुबह सुबह आइसक्रीम खाने से आपके पेट में दर्द होगा। अंशु अपनी बुआ से कहता है, बुआ आप हमारे साथ लखनऊ चल रही है ना? आपने अपनी पैकिंग कर ली है ना बुआ? हम खूब मस्ती करेंगे, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ बुआ। ईशा राहुल की तरफ देखती है। अब आगे राहुल अंशु के पास आता है और कहता है, क्यों नहीं, बुआ के साथ हम भी चलेंगे। और राहुल अंशु और रिया को लेकर गार्डन में चला गया और उनके साथ खेलने लगा। पल्लवी ईशा को छेड़ते हुए कहती है, वैसे ईशा कहीं आपको हम सब ने गलत टाइम पर तो डिस्टर्ब नहीं किया? ईशा बोली, नहीं पल्लवी। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है, वैसे आपने मेरे भैया को रोमांस करना सिखा ही दिया है। ईशा कहती है, कुछ भी पल्लवी, और क्या, तभी तो आपका चेहरा शर्म से लाल है। ईशा मुस्कुराती है और कहती है, अंदर चलकर बात करते हैं। पल्लवी ईशा से बोली, मैं बाद में आती हूँ, तब तक आप दोनों बातें करिए, मैं आप दोनों की चाय कमरे में भिजवाती हूँ। ईशा बोली, ठीक है। फिर पल्लवी चली जाती है। ईशा और उसकी भाभी कमरे में आई। ईशा बोली, बैठिए भाभी। पूनम सोफे पर बैठती हुई बोली, तुम ठीक हो ना आप? ईशा, हाँ भाभी हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस लगती है। ईशा, दवाइयाँ टाइम से खाओ। जी भाभी, कहकर ईशा अलमारी से राहुल के कपड़े निकालने लगती है। पूनम ये देखकर खुश हुई। फिर ईशा अपनी भाभी के पास बैठते हुए कहती है, बताइए भाभी सब कैसे हैं लखनऊ में? ईशा, वहाँ सब ठीक है, तुम बताओ ईशा, तुमने क्या सोचा है, लखनऊ चलना है हमारे साथ? ईशा बोली, भाभी अब हम क्या बताएं, राहुल जी और उनकी माँ जैसा कहें। ईशा, वो तुम्हारी भी माँ है, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हुई पर सबने तुम्हें दिल से एक्सेप्ट किया। हाँ भाभी, क्योंकि सभी दिल के बहुत अच्छे हैं। ईशा, ऐसा परिवार नसीब वालों को मिलता है। हाँ भाभी, ठीक है, फिर आंटी से बात करूंगी, शादी की डेट एक बार निकल जाए फिर तुम हमारे साथ चलोगी। ईशा बोली, ठीक है भाभी। फिर दोनों बातें करने लगी। इधर राहुल अंशु और रिया के साथ गार्डन में खेल रहा था। मीरा जी और किशोर जी भी वहीं चेयर पर बैठे हुए थे, उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। मीरा जी बोली, ईशा ने तो राहुल को बहुत दिया है। राहुल के पापा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम तरसते थे, वो आज मुस्कुरा रहा है। किशोर जी बोले, मीरा जी आपके बेटे को देर से अकल आई, लेकिन ठीक है अब सब ठीक है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईशा भी ठीक है, राहुल और ईशा दोनों को एहसास भी हो गया है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मीरा जी बोली, हाँ। कुछ देर बाद नाश्ता के टाइम हो गया। ईशा भाभी के साथ नीचे डाइनिंग एरिया में आ गई थी। राहुल भी फ्रेश होकर नीचे आए। सभी नाश्ते की टेबल के पास बैठे थे और सभी नाश्ता करने लगते। नाश्ता करने के बाद सभी फिर हॉल के सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। राहुल और ईशा भी थे वहाँ, जहाँ सबसे छुप कर एक बार राहुल ईशा को देख ही लेता था, पर वहीं ईशा राहुल को नहीं देखती है एक भी नज़र, क्योंकि उसके भैया वहीं बैठे हुए थे। मीरा जी कहती है, तो राहुल क्या सोचा है, पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाए? ईशा के भैया सचिन बोल पड़े कि आंटी इसमें पूछने वाली क्या बात है, पंडित जी से बात कीजिए, शादी की डेट निकल जाए तो ठीक रहेगा, फिर आप सब जैसा चाहें उसी हिसाब से हम शादी की तैयारियां शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे वापस लखनऊ भी जाना है। राहुल बोला, सिंपल सी शादी करते हैं ना, कोर्ट मैरिज। राहुल की बात सुनकर सभी हैरान हुए। ईशा ने राहुल की तरफ देखा। मीरा जी बोली, अभी कल ही पार्टी में तुमने कहा था राहुल की शादी धूमधाम से होगी, तो अब फिर क्या हुआ? माँ कहा था, पर माँ सिंपल सी ही शादी ठीक है, अभी ईशा ठीक और अभी भी उसे केयर की ज़रूरत है, और मुझसे दूर वो रहेगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। मतलब मेरे कहने का है कि उसकी तबीयत की फिक्र रहेगी मुझे। राहुल ने ऐसे कहा कि वहाँ बैठे सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ईशा के भैया बोले, राहुल जी वो अपने घर जाएगी और मैं और पूनम ईशा का पूरा ध्यान रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। राहुल फिर कहता है, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर बात करता हूँ भैया आपसे। समीर अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगा तो मेरा ऑफिस में रहना ज़रूरी है। ईशा के भैया सचिन बोले, ठीक है राहुल जी। और राहुल जी, आज आपकी फ़्लाइट की टिकट मैंने बुक कर दी है। राहुल बोला, इतनी जल्दी क्यों? कुछ दिन रुकिए। राहुल जी, मुझे ऑफिस का काम भी देखना है, और अभी छुट्टी ले लूँगा तो मुझे फिर बाद में छुट्टी नहीं मिलेगी। शादी में जानते कितने काम होते हैं। राहुल ने ईशा की तरफ देखा। राहुल की आंखों में दर्द उभर आया। वो अब ईशा से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहता था, पर वो सबके आगे बहस भी तो नहीं कर सकता था। वो हाँ कहकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। ईशा अच्छे से राहुल के दर्द को समझ रही थी, क्योंकि उसे भी तो राहुल से दूर नहीं जाना था। ईशा भी राहुल के पीछे चल दी। वो कमरे में आई तो देखा राहुल बालकनी में खड़ा था। ईशा राहुल के पास गई और उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई और बोली, ऑफिस नहीं जाना आपको? राहुल ने गहरी सांस ली और ईशा की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। राहुल ने कहा, तुम नाराज तो नहीं हो ना? ईशा बोली, किस बात के लिए? ईशा, क्या बोलता तुम्हारे भैया से, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता हूँ पर। ईशा बोली, राहुल जी हम समझते हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं, बस कुछ दिन की दूरी रहेगी और आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम अपना ध्यान रखेंगे, और फ़ोन है ना, हम दोनों फ़ोन पर ढेर सारी बातें करेंगे। राहुल बोला, ठीक है ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, ऑफिस के लिए वैसे भी देर हो गई है, और देर मत करिए और मुस्कुराइए। ईशा, कैसे मुस्कुराऊं? राहुल जी, बच्चों के जैसे बिहेव मत कीजिए, अपने मायके जा रहे हैं हम, इस दुनिया से थोड़ी ना जा रहे। राहुल ईशा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या बोल रही हो ईशा, जान लोगी क्या मेरी तुम? सॉरी, कल तो तुम ही लड़ रही थी, हमें जाने दे रहे हैं और आज देखो बस बातें बना रही हो। हाँ, पर कल लगा कि आप हमसे फिर से दूर हो रहे, इसीलिए बोल दिया।
हाँ, पर जो बोलना था वो नहीं बोला तुमने ईशा। ईशा बोली, क्या नहीं बोला हमने? राहुल ईशा का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहता, यही कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ तो हम आपसे प्यार करते हैं, लीजिए कह दिया। अरे बड़ी आसानी से तुमने कह दिया। हम आपकी तरह नहीं है जो देर लगाते हैं। अच्छा हाँ, और चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ, फिर राहुल रेडी होता है। अलमारी से वो कुछ पैसे निकालता है और ईशा के पास आता है और ईशा को उसका मोबाइल देते हुए कहता है, इसमें लॉक लगाना शुरू करो, और अपना क्रेडिट कार्ड और कुछ पैसे देते हुए कहता है, तुम्हें जो भी लेना है ले लेना। ईशा बोली, इन सब का हम क्या करेंगे? शॉपिंग करना ढेर सारी, और क्या? ईशा बोली, अभी 2 दिन पहले आपने हमें इतनी शॉपिंग कराई है, इतने कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सब तो है, हमें कुछ नहीं लेना। ईशा एक नंबर की बुद्धू है, तुम रखो, मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। और हाँ, कल से तुमने दवाइयाँ नहीं खाई, और ये पैसे और कार्ड यहाँ रख दे रहा हूँ, याद से रख लेना, और चलो अपनी दवा खाओ। अरे नहीं राहुल जी, हमें नहीं खानी है। राहुल ईशा की दवाइयों को रैपर से निकालते हुए कहता है, दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? राहुल जी हम ठीक है, हमें ये दवा बिल्कुल भी नहीं खानी है, हमें बहुत नींद आती है। ईशा जिद नहीं, और जैसे ही दवा और पानी राहुल ईशा के पास लेकर आता है, ईशा फौरन कमरे से बाहर चली जाती है। राहुल कहता, अब ये क्या है? और राहुल फिर टेबल पर दवा और पानी रख नीचे हॉल में आता है, चारों तरफ देखता है पर ईशा उसे नजर नहीं आती। मीरा जी कहती हैं, क्या हुआ राहुल, किसे ढूंढ रहे हो? माँ, ईशा ना अब अपने मन की करने लगी है, दवाइयाँ खाने से इनकार कर रही है। मीरा जी बोली, राहुल तुम जाओ, मैं याद से दवा खिला दूंगी ईशा। माँ, उसकी पैकिंग में भी मदद करवा दीजिएगा, और उसकी दवाइयाँ और मैं डेबिट कार्ड और कुछ पैसे टेबल पर रख कर आया हूँ, माँ आप उसे ध्यान से दे दीजिएगा। मीरा जी बोली, राहुल तुम फिक्र मत करो, अब जाओ ऑफिस। राहुल ने फिर एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई पर ईशा उसे नजर नहीं आई। मीरा जी बोली, अपनी भाभी के पास है ईशा, दूसरे कमरे में। राहुल बोला, मुझसे पूछ कर तो एक बार टिकट कराना चाहिए था ना माँ, शाम को आ नहीं पाऊंगा, देर से आऊँगा, ईशा से भी मिल नहीं पाऊंगा, कल सुबह की टिकट करा देते। मीरा जी कुछ कहती कि राहुल वहाँ से चला गया। इधर ईशा राहुल को जाते देख उदास हो गई। पूनम बोली, जब उनकी इतनी फिक्र है तो उनके पास गई क्यों नहीं? बाय तो बोल देती, भाग क्यों आई वहाँ से? ईशा बोली, भाभी दवाइयाँ इतनी कड़वी और ऊपर से हमें नींद इतनी गंदी वाली आती कि हम कितना भी कोशिश कर ले आँख खोलने की, पर हमारी आँख भी नहीं खुलती। मीरा जी आती हैं और ईशा से कहती हैं, ईशा चलो तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करवा देती हूँ, शाम को तुम्हें जाना भी है ना? ईशा उदास मन से हाँ में सिर हिलाती है। फिर मीरा जी के साथ कमरे में आती, साथ में पल्लवी और पूनम भी रहती हैं। कमरे में ईशा और अंशु भी खेल रहे थे। ईशा बेमन से पैकिंग कर रही थी। मीरा जी बोली, बेटा वो भी कपड़े देना, पर ईशा राहुल के कपड़े देती है। सभी मुस्कुराते हैं। पल्लवी कहती है, ईशा आप मायके जाकर भैया के ये कपड़े पहनने वाली हैं? ईशा अपने हाथों में राहुल के कपड़ों को देख जल्दी से अलमारी में रखती है और अपने कपड़े लेकर बैग में रखती है। तभी रिया बालकनी से एक पैकेट लेकर पल्लवी के पास आती है। पल्लवी बोली, रिया बेटा ये कहाँ से लाई? तभी अंशु बोला, बालकनी से, और कुछ और ऐसे ही पैकेट रखे हैं वहाँ। पल्लवी ने वो पैकेट खोला तो उसमें ब्लैक कलर की शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस थी। ड्रेस देखकर ईशा अपने मन में बोली, ये तो वही ड्रेस है जो हम लेने को कह रहे थे, पर हम तो राहुल जी को परेशान कर रहे थे। अच्छा, ये राहुल जी ने ले भी लिया और हमें बताया भी नहीं, और छुपाकर बालकनी में क्यों रखा था? अंशु कुछ पैकेट को लेकर और आता है। मुस्कुराते हुए पल्लवी बारी बारी से खोलती है। सभी में हॉट सी नाइटी और कुछ शॉर्ट ड्रेस और थे। ईशा उन कपड़ों को देखती है, उसके चेहरे पर शर्म के साथ गुस्सा भी आता है। पल्लवी बोली, बच्चों जाओ खेलो। अंशु और रिया बालकनी में खेलने चले जाते हैं। पल्लवी बोली, अच्छा तो ये हमारे भैया जी ने छुपा कर रखा था, तो कब पहनने वाली थी इसे ईशा आप? मीरा जी कहती, बस करो पल्लवी, वैसे ही वो शर्मा रही और परेशान मत करो उसे। फिर मीरा जी वो कपड़े वापस पैकेट के अंदर रख देती हैं। पैकिंग कुछ देर बाद हो जाती है और उधर राहुल ऑफिस के कामों में बहुत बिजी था। उसे ही अब सारा काम देखना था। समीर के ना होने से उसके ऊपर सारे काम का प्रेशर आ गया था और हर वक्त उसे अब ईशा की याद आती है, पर वो इतना बिजी था कि ईशा को कॉल भी नहीं कर पाता है। शाम को राहुल जैसे ही फ्री हुआ उसने ईशा को कॉल किया, पर ईशा का फ़ोन बंद आ रहा था। राहुल चेयर पर बैठा हुआ तो उसने अपने सिर को पीछे टिका लिया और आंखें बंद की, और उसे ईशा का चेहरा नजर आया। ईशा के चेहरे को अपने ख्यालों में बार बार इस तरह से दखल अंदाजी करने से राहुल बेचैन हो रहा था। वो बार बार ईशा को फ़ोन कर रहा था पर उसका फ़ोन बंद था। राहुल खुद से बोला, लगता है फ्लाइट में है ईशा, इसीलिए उसका फ़ोन बंद है। तभी टीना आई कैबिन में और राहुल को फाइल देते हुए कहती, सर अभी इन फाइलों को भी पढ़कर साइन कर दीजिए। राहुल गुस्से में टीना से फाइल लेकर टेबल पर पटकते हुए कहता, इतने सारे काम पेंडिंग क्यों पड़े थे? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ये फाइल पहले भी तुम्हें देना चाहिए था ना। अब सारा काम एक ही दिन में हो जाएगा क्या? राहुल ने बहुत ही सख्त आवाज़ में कहा। कि टीना डर गई, क्योंकि राहुल ने कभी भी टीना से गुस्से में बात नहीं की। वो भले ही टीना का बॉस था, पर उसने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया। राहुल फिर शांत हुआ और बोला, सॉरी टीना, तुम जाओ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। टीना बोली, सर आपके लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ, कहकर टीना कैबिन से बाहर चली गई। राहुल बोला, ये क्या हो गया है मुझे? रात के 10 बजे राहुल ऑफिस से सीधे घर पहुंचा और सोफे पर जाकर बैठ गया। मीरा जी बोली, राहुल बेटा जाओ कपड़े चेंज करके आओ, मैं तुम्हारा खाना लगा दे रही हूँ। राहुल बोला, माँ ईशा चली गई? हाँ बेटा, वो लोग तो शाम को ही चले गए। तुम्हारी ईशा से बात नहीं हुई क्या? नहीं माँ, और माँ मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। क्या वो सीढ़ियों से होते हुए कमरे में आ गया और सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपने जूते उतारे तो उसे ईशा का ख्याल आ गया।
राहुल ने जूते उतार एक साइड रख दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद कहाँ आ रही थी। राहुल को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अपने बिस्तर के खाली साइड और देखता है। अभी कुछ दिनों से वो उसके पास ही तो रहती थी। आज वो खुद को बहुत अकेला और तन्हाइयों के साथ महसूस कर रहा था। सुबह से काम का प्रेशर, ईशा की जाने की टेंशन और उसकी याद, इन सब में राहुल के सिर में दर्द होने लगा था। उसका सिर दुख रहा था। वो उठा और बेड के साइड रखी टेबल के ड्रॉर खोलता है। उसमें से वो दवा निकालता है लेकिन उसमें रखी सिगरेट पर उसकी नज़र जाती है। वो दवा वापस रख सिगरेट उठा बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। बहुत देर तक वो बालकनी में खड़ा रहता है। राहुल अपनी आंखों को बंद कर ईशा को याद करने लगता है। उसका खूबसूरत चेहरा राहुल को अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। तभी दो हाथ राहुल को अपनी बाहों के गिरफ्त में ले लेते हैं। पीछे से राहुल को किसी ने अपनी बाहों में लिया हुआ था, जिन्हें महसूस कर राहुल के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके मुंह से ये शब्द निकल जाता है, ईशा। आपने हमें बिना देखे ही कैसे पहचान लिया? यह आवाज़ सुनते ही राहुल ने अपनी आंखें खोली और तुरंत पलट कर देखता है। उसके सामने ईशा खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। राहुल जैसे ही ईशा के करीब किया, ईशा ने अपने पीछे कदम बढ़ाए। राहुल बोला, माँ ने बताया कि तुम तो। फिर ईशा ने कहा, अपने इस सवाल का जवाब आप खुद सबसे पूछ लीजिए। फिर ईशा ने कहा, आप सब अंदर आ जाइए। सभी अंदर आ जाते हैं। राहुल अपनी सिगरेट बुझाकर एक साइड रख बालकनी से कमरे में आया। सबको देख हैरान था। पूरा परिवार सामने था। ईशा के भैया भाभी भी थे। ईशा के भैया सचिन बोले, राहुल जी, ईशा आपकी अमानत है, वो आपके पास ही रहेगी। मीरा जी बोली, हाँ राहुल, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारे हिसाब से कोर्ट मैरिज वही होगी। और जब ईशा को होश आया तभी मैंने वकील से तुम दोनों की शादी की बात की थी। उन्होंने तभी फॉर्म भर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए और वकील ने बताया कि कल ही हमें शादी की डेट भी मिल गई है। फैमिली कोर्ट ही जाना होगा, कल तुम दोनों की शादी है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राहुल कहता है, सच में माँ? मीरा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी में ईशा को गोद में उठा लेता है और खुशी में उसे घुमाने लगता है। ईशा की हैरानी से बड़ी आंखें हो गई और वहाँ सभी लोग एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखते हैं। ईशा कहती, क्या कर रहे हैं आप राहुल जी? राहुल को भी एहसास होता है कि ये उसने क्या किया। राहुल जल्दी से ईशा को गोद में से उतार देता है। मीरा जी कहती हैं, ठीक है, तुम दोनों खाना खा लो, हमने खा लिया है, सुबह मिलते हैं कहकर सब चले जाते हैं। पल्लवी और पूनम वहीं थे। राहुल कहता है, मैं अभी आया, और वॉशरूम में चला जाता है। पल्लवी पूनम मुस्कुराते हुए ईशा के पास आते हैं। पल्लवी बोली, जल्दी से भैया को खाना खिला दीजिए और आप भी खाना खा लीजिए, और जल्दी से ईशा आप मेरे कमरे में आइए, मैं और भाभी आपका अपने कमरे में इंतज़ार करेंगे। मेहंदी जो आपके हाथों में लगानी है। ईशा बोली, ठीक है। पल्लवी और पूनम चली जाती हैं। राहुल वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा खोल ईशा से कहता है, चले गए सब? ईशा राहुल की तरफ देखती है और ज़ोर से हंस पड़ती है। राहुल वॉशरूम से ईशा के पास आता है और कहता है, तो मुझे परेशान करके तुम्हें हंसी आ रही है? जानती हो कितना बेचैन हो गया था मैं जब तुम्हें पता था कि तुम लखनऊ नहीं जा रही हो और घर वालों को कुछ और ही प्लान है, तो तुम्हें मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था। राहुल जी, हमें खुद कुछ नहीं पता था, जो आपका हाल था वही हमारा हाल था। शाम को हमें पता चला और सबने हमारा मोबाइल भी हमसे ले लिया था, तो हम कैसे बताते आपको? ठीक है ईशा। फिर वो बेड पर बैठते हुए कहता है, अब जाकर अच्छा लग रहा है, सुबह से परेशान था, तुम्हारे बिना इस कमरे में बहुत ही अजीब लग रहा था, खालीपन सा लग रहा था। ईशा राहुल के बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, तो अब आप कपड़े तो चेंज कर लीजिए और खाना खा लीजिए। हम नीचे जाकर नीरज को देखते हैं कि अभी तक वो खाना क्यों लेकर नहीं। इससे पहले ईशा उठ पाती, राहुल ने ईशा का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ईशा के दोनों हाथ राहुल के कंधे पर थे। वो राहुल की गोद में बैठी हुई थी। ईशा बोली, क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। वैसे भी सब के सामने हमें गोद में उठा लिया, कितनी शर्म सी आ रही थी हमें, क्या सोच रहे होंगे सब। राहुल ईशा के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर कहता है, कहने दो जिसको जो कहना है, तुम अब सामने रहती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ ईशा। और ईशा, तुम इस शादी से खुश हो ना? हाँ राहुल जी, हम बहुत खुश हैं, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ईशा, वो क्या है ना, शादी कोर्ट मैरिज हो रही है इसीलिए। तुम्हारा लेटर पढ़ा था मैंने, तुम्हारा सपना। ईशा राहुल की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, राहुल जी, आप हमें इतना प्यार करेंगे हमें ये नहीं पता था। हमारे लिए आप और आपकी खुशी मायने रखती है, और शादी धूमधाम से हो या सिंपल, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका साथ और हमारे लिए आपका प्यार ये काफ़ी है। और राहुल जी, हाँ, हम भैया भाभी के साथ जाना चाहते थे लेकिन अभी नहीं, और ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें साथ लेकर चलिएगा हमारे घर। हाँ ईशा, लेकर चलूँगा। ठीक है, तो आप खाना खा लीजिए और हमें जाना है, भाभी और पल्लवी इंतज़ार कर रही हैं। नहीं ईशा, प्लीज़ कहीं मत जाओ, और मुझे भूख नहीं है, और तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। हाँ राहुल जी, हम आपके पास ही हैं। और क्यों, क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हैं। कुछ नहीं ईशा, बस एक्स्ट्रा ऑफिस के काम का ओवरलोड, और ऊपर से आज तुम्हारे जाने से परेशान था, इसी सब में मेरा सिर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ठीक है, पहले उठिए, कपड़े तो चेंज कीजिए और हम आपके सिर की मालिश कर देते हैं, आपको अभी आराम मिल जाएगा। नहीं ईशा, कहा ना मैंने कि मुझे तुम्हारे पास रहना है। राहुल जी, आपके पास ही हूँ। ईशा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर उसे उठाया, और ईशा ने मुस्कुराते हुए राहुल का कोट उतारा और एक साइड रख ईशा फिर तेल की शीशी लेकर आती है तो देखती है कि सोफे के पास फर्श पर राहुल बैठा हुआ है।
ईशा भी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। ईशा राहुल के सिर पर तेल की मालिश करने लगती है। दोनों ही बहुत खुश थे। ईशा प्यार से राहुल के सिर की मालिश कर रही थी और राहुल को अब बहुत अच्छा लग रहा था और राहुल को अब हल्की नींद सी आने लगी क्योंकि ईशा उसके पास थी और सिर की मालिश की वजह से उसका सिर दर्द में भी आराम मिल रहा था। वो पलट कर ईशा की गोद में ही सर रख लेता है। ईशा कहती है, राहुल जी खाना पहले खा लीजिए फिर सोना आप। पर राहुल कुछ नहीं बोला। ईशा ने तेल की शीशी एक साइड रखी और प्यार से उसके सर पर अपने हाथों की उंगलियां चलाने लगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सामने नीरज था। ईशा ने नीरज से इशारों में खाना टेबल पर रखने को कहा। नीरज टेबल पर खाना रख चला गया। ईशा राहुल से बोली, राहुल जी चलिए आप बेड पर जाकर लेट जाइए। फिर ईशा राहुल को लेकर बेड के पास आती है। राहुल फिर बेड पर लेट जाता है। ईशा फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नज़र राहुल के पैरों पर जाती है। अभी भी उसने मोजे पहने हुए थे। ईशा अपने मन में कहती, एक दिन में राहुल जी का ये हाल है कि उन्हें खुद का भी होश नहीं, तो 8 महीने राहुल जी हमारे बिना किस हाल में होंगे। ईशा फिर राहुल के मोजे उतारती है और राहुल को चादर उड़ाकर कमरे से बाहर आती है और ईशा पल्लवी के रूम में आती है जहाँ पल्लवी और उसकी भाभी पूनम कमरे में बैठी उसी का इंतजार में थी। पूनम पल्लवी ईशा को देख मुस्कुराते हुए कहती, ईशा तुमने खाना खा लिया? जी भाभी। फिर उनके पास जाकर वो बैठ जाती। ईशा बोली, भाभी और पल्लवी आप दोनों सो जाओ, हमारे चक्कर में आप सब अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? पूनम बोली, ईशा बैठो और अपना हाथ आगे करो, तुम्हें मैं मेहंदी लगा देती हूँ। लखनऊ में तुम्हारी कोई खास सहेली कभी नहीं थी क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पापा थे और कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आए पर वो मतलबी थे। ईशा बोली, भाभी जो बीत गया उसे याद करना ही क्यों, आप मेहंदी लगाइए। ईशा बहुत अच्छे से शादी करते हैं हम सब तुम्हारी, हर रस्म रीति रिवाजों के साथ ये शादी होती, पर अब पहले राहुल जी का हक है तुम पर। तुम्हारे बिना 8 महीने उन्होंने बिताए हैं और हर वक्त तुम्हारे पास थे और नित्या तुम्हारी सच्ची दोस्त है और राहुल जी तुम्हारे सच्चे जीवन साथी। दोस्त और जीवन साथी एक साथ निभाएं ये मुमकिन नहीं है। तुम बहुत किस्मत वाली हो ईशा, और जब भगवान ने तुम दोनों को अलग नहीं किया तो हम कौन होते हैं तुम दोनों को अलग करने वाले। इसीलिए कोर्ट मैरिज के लिए हम और भैया मान गए। और राहुल जी बेचारे तुम्हारे जाने का सुन कितना चेहरा उनका मुरझा गया था, लेकिन तुम्हें देखते ही कैसे खिल उठे। पल्लवी बोली, भाभी राहुल भैया पहले ऐसे नहीं थे, ईशा ने तो भैया को बिल्कुल बदल ही दिया। ईशा का जादू चल गया है भाभी जी, सबके सामने भैया जी ने तो ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। ईशा बोली, ठीक है अब जल्दी से मेहंदी लगाइए। फिर पूनम ईशा को मेहंदी लगाने लगी। आधी रात हो गई, ईशा को मेहंदी लग चुकी थी। ईशा बोली, ठीक है हम अब कमरे में जा रहे हैं, आप सब भी आराम कीजिए। पल्लवी कहती, नहीं आप आज कमरे में नहीं जाएंगी। ईशा हैरानी से बोली, क्यों? क्योंकि ईशा आज आप मेरे कमरे में सोएंगी। पर पल्लवी, ईशा मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ईशा कहती, ठीक है। पूनम पल्लवी मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह राहुल की आंख खुलती है। ईशा को बेड पर ना देख वो जल्दी से उठा। फिर उसे रात की बात याद आई जब ईशा उसके सिर की मालिश कर रही थी। राहुल कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वो बेड से उठा और जैसे ही दरवाज़ा खोलते तो सामने समीर और ऋषभ खड़े थे। राहुल बोला, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? समीर बोला, तुम्हारे पास ही हम दोनों आ रहे थे, तुम्हारी शादी है और तुम अभी तक सो रहे हो। वो ईशा। समीर बोला, बस कर यार, तुम्हारी आज शादी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ईशा भी तैयार होकर नीचे हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर पल्लवी के कमरे में मीरा जी आती है। मीरा जी ईशा से कहती हैं, ईशा बेटा ये साड़ी तुम्हारे लिए, आज के दिन के लिए ही तुम्हारे लिए मैंने इसे तैयार करवाई थी। ईशा मीरा जी के हाथों से साड़ी ले लेती है। मीरा जी कहती है, जल्दी से ईशा को तैयार करके सब लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर में सभी तैयार हो जाते हैं और पल्लवी ईशा को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। साथ में ही रिया और मीरा जी भी थी। गाड़ी स्टार्ट होती है और रोड पर चल देती है। इधर राहुल तैयार होकर अलमारी खोलता है। अलमारी से वो एक डिब्बी निकालता है। उस डिब्बी में मंगलसूत्र था। ये वही मंगलसूत्र था जो राहुल ने ईशा के गले से निकाला था। वो टूट गया था पर राहुल ने उसे सही करवा लिया था। राहुल ने वो डिब्बी अपनी जेब में रखी और नीचे हॉल में आया। वहाँ उसे ईशा नहीं दिखाई दी। राहुल बोला, ईशा कहाँ है? समीर बोला, वो लोग पहले ही चले गए। राहुल बोला, क्या ऐसे कैसे, बिना मेरे कैसे चले गए? किशोर जी बोले, बेटा हमें भी अब चलना चाहिए, वो लोग पहुँचते ही होंगे वरना देर हो जाएगी। राहुल और बाकी सभी बाहर आए और गाड़ी में बैठकर निकल गए और वहीं ईशा और बाकी सब फैमिली कोर्ट पहुँच चुके थे और राहुल का वेट कर रहे थे। और कुछ देर में राहुल की गाड़ी कोर्ट के सामने रुकती है। सभी गाड़ी से उतरते हैं और राहुल भी गाड़ी से उतरता है। ईशा ने राहुल को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आज कुछ अलग सी ही उसके दिल में हलचल थी। पल्लवी और पूनम ने ईशा को अपने पीछे कर लिया क्योंकि राहुल की नज़रें ईशा को ही ढूंढ रही थी। राहुल और बाकी सब भी आ गए। राहुल पल्लवी और पूनम को देखकर समझ गया कि वो लोग उसे बस परेशान कर रहे हैं। तभी वकील आया और बोला, चलिए अंदर। राहुल ने रिया को गोद में उठाया और सबके साथ अंदर चला गया। अब ईशा राहुल के बिल्कुल बगल में खड़ी थी। राहुल ईशा को देखता है एक नज़र। ईशा ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। समीर ने नित्या का वीडियो कॉल किया और कैमरा राहुल और ईशा की तरफ किया। पल्लवी ने रिया को राहुल की गोद से
ले लिया और दोनों ने फिर पेपर पर साइन किया। मीरा जी ने कहा, राहुल ये लो मंगलसूत्र, ईशा को पहना दो। राहुल बोला, माँ मेरे पास है मंगलसूत्र। फिर राहुल ने भी जेब से मंगलसूत्र निकाला और ईशा को मंगलसूत्र पहना दिया। इस वक्त ईशा की पलकें झुकी हुई थी। फिर राहुल ने ईशा की मांग में सिंदूर पहनाया। सिंदूर पहनाते वक्त राहुल के हाथों से थोड़ा सा सिंदूर ईशा के नाक पर जा गिरा और इसी सुकून और खुशी में ईशा की आंखें बंद हो गई। शादी हो गई। समीर ने फ़ोन रख दिया और सभी बाहर आए और राहुल ईशा का हाथ पकड़े उसे अपनी गाड़ी के पास ले गया। सभी देख हैरान भी थे और खुश भी। राहुल ने कार की पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला और ईशा से कहा, बैठो ईशा। ईशा सीट पर बैठ गई। राहुल जैसे ही बैठने गया, समीर और ऋषभ राहुल के पास आए और पल्लवी, पूनम और मीरा जी को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए राहुल से बोले, चलो तुम उस गाड़ी में बैठो। राहुल बोला, अब क्या हुआ, क्या दिक्कत है सबको? और फिर राहुल की नज़र सीट पर जाती है जहाँ पल्लवी, पूनम, अंशु ईशा के पास बैठ चुके थे और ईशा की गोद में रिया थी। राहुल फिर वहाँ से आकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया और फिर सभी घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचते ही मीरा जी ने राहुल और ईशा को दरवाजे पर खड़े रहने को कहा और मीरा जी अंदर आ गई। साथ में पूनम और पल्लवी भी थे। कुछ ही पलों में मीरा जी आरती का थाल लेकर दरवाजे पर आई। पल्लवी ने चावल से भरा कलश रख दिया। मीरा जी ने राहुल और ईशा को टीका किया और फिर आरती उतारी और ईशा से कहा, ईशा सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना चाहते थे, तुम इस घर की बहू से ज़्यादा बेटी हो और तुम दोनों की खुशी हम सबके लिए मायने रखती है। मैंने तुम्हें इस घर से हाथ पकड़ कर निकाला था, उस भूल के लिए मुझे माफ़ कर दो। अपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ईशा तुम ये कलश गिराकर राहुल का हाथ थामे घर के अंदर आओ। ईशा ने अपने दाएं पैर से चावलों से भरा कलश गिरा और राहुल के साथ अंदर आई और मीरा जी फिर ईशा और राहुल को लेकर मंदिर के पास गए और ईशा से कहा, ईशा मैंने तुम्हें किचन में जाने और मंदिर में दिया जलाने के लिए मना किया था, पर उस समय हालात ऐसे थे कि मैं तुमसे कुछ भी बोल गई। माँ की ममता की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, अपने बेटे के लिए डर गई थी और इसी डर की वजह से मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। पर अब ये घर और मेरा बेटा राहुल तुम्हारा है, मेरी जिम्मेदारी खत्म और घर को अब अपना समझकर संजोने की बारी तुम्हारी है ईशा, और अब मंदिर में दिया जला दो। ईशा मंदिर में दिया जलाती है और हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करती है और फिर ईशा और राहुल मीरा जी और किशोर जी के पैर छूते हैं। दोनों ईशा और राहुल को आशीर्वाद देते हैं। मीरा जी ईशा से कहती, मैं तुम्हारी सास नहीं माँ बनना चाहती हूँ, क्या ईशा अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? ईशा बोले, दिल में माँ की जगह हमेशा रहती है माँ, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। ईशा के मुंह से माँ सुनकर मीरा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहाँ सभी खड़े बेहद खुश थे। तभी समीर बोला, राहुल तुम ऑफिस जाओ, मैं अब घर जा रहा हूँ, नित्या को अभी ज़रूरत है मेरी। राहुल बोला, हाँ तुम जाओ समीर, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज का सारा काम ऋषभ देख लेगा। ऋषभ बोला, भाई आज एक मीटिंग बाहर है, वो मुझे अटेंड करनी है, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। राहुल बेमन से बोला, ठीक है फिर मैं जाता हूँ। मीरा जी बोली, बेटा कुछ खा लो फिर जाना ऑफिस। राहुल बोला, माँ मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। और राहुल ने एक नज़र ईशा को देखा और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। राहुल के जाते ही मीरा जी ने ऋषभ और समीर के कान को खींचते हुए कहती है, तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो। समीर बोला, ज़रूरी है आंटी उसे परेशान करना, देर से प्यार का एहसास हुआ है तो थोड़ी बहुत सज़ा तो मिलनी चाहिए उसे। आपने राहुल का चेहरा देखा कैसे मुरझा गया था। फिर सभी हंस पड़ते हैं। फिर सभी साथ में बैठकर दोपहर का लंच करते हैं, पर उससे पहले ईशा राहुल का लंच उसके ऑफिस भिजवा देती है और फिर पल्लवी, पूनम, ईशा पल्लवी के कमरे में बैठी बातें करने लगते हैं। ईशा को उसके कमरे में जाने से पल्लवी मना कर देती है, ये कहकर कि रूम की साफ सफाई चल रही है, पर ईशा को पता था कि समीर और ऋषभ कमरे को सजा रहे हैं। ईशा कुछ नहीं बोलती है, वो पल्लवी के कमरे में ही रहती है। ईशा पल्लवी से बोली, अब तो हमारा मोबाइल दे दो। पल्लवी बोली, बस ईशा कुछ घंटे और, फिर आपको राहुल जी से हम सब दूर नहीं करेंगे। उधर राहुल ऑफिस में बिजी था, पर उसे जैसे ही टाइम मिलता वो ईशा को कॉल कर रहा था, पर उसका फ़ोन बंद था। ऐसे शाम हुई और राहुल ने ऑफिस का काम जल्दी से खत्म किया और 6 बजे ही वो घर आ गया। घर के अंदर जैसे ही राहुल जाता है तो उसकी नज़र समीर की गाड़ी पर पड़ती है। राहुल फिर अंदर आता है जहाँ हॉल में बैठे सभी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वहाँ सबके साथ ईशा भी बैठी हुई थी। राहुल ने ईशा को देखा। ईशा ने लॉन्ग कुर्ती प्लाजो पहना हुआ था। राहुल भी वहाँ आकर सबके साथ सोफे पर बैठ गया। सचिन राहुल से बोले, राहुल जी हम सब आज लखनऊ जा रहे हैं। राहुल बोला, क्यों इतनी जल्दी क्यों? अब तो शादी भी हो गई है, तो रुक जाइए कुछ दिन और, ईशा को अच्छा लगेगा। आप अगर ऐसे चले जाएंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। राहुल जी आज नहीं तो कल जाना ही है, कब तक हम रुकेंगे यहाँ? अब सब ठीक है तो हमें अब चलना चाहिए। पर इसके आगे राहुल और कुछ बोलता कि सचिन बोले, राहुल जी अब आप ईशा को लेकर घर आइए, हम इंतज़ार करेंगे आप दोनों का। राहुल बोला, जाना ज़रूरी है? राहुल जी ज़रूरी तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। राहुल कहता है, ठीक है। कुछ देर बाद ईशा के भैया भाभी अंशु बाहर आए। उनका सामान ड्राइवर ने गाड़ी की डिक्की में रखा। सभी बाहर खड़े थे। ईशा की आंख नम थी और ईशा की आंखों आंसू देख राहुल को अच्छा नहीं लगता। ईशा के भैया ईशा के पास आते हैं और सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना, रोना मत।
फिर पूनम ईशा को अपने गले से लगाती है और कहती है अपना ध्यान रखना। सभी फिर बाय बोलकर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते और गाड़ी चल देती है। फिर सभी अंदर आए। ईशा बहुत उदास थी। तभी राहुल की नज़र समीर और ऋषभ पर पड़ी, जो उसी के कमरे से बाहर सीढ़ियों से आ रहे थे। समीर और ऋषभ राहुल को देख हैरान हो गए। वो नीचे आए। समीर बोला, तुम जल्दी कैसे आ गए? राहुल बोला, क्यों नहीं आ सकता हूँ? समीर बोला, आ सकते हो, पर अब मैं जा रहा हूँ, कहकर समीर ने अपने कदमों को तेज कर घर से बाहर आया। तभी उसे आवाज़ आई, समीर। समीर रुका और पलट कर देखा तो राहुल उसके पास आ चुका था। राहुल बोला, मुझे सब पता है तुम और ऋषभ मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस वक्त नित्या के पास होना चाहिए। राहुल, मैं नित्या के साथ हमेशा हूँ, और हाँ, नित्या ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। फिर समीर अपनी जेब से एक डिब्बे निकाल कर राहुल को देता है। राहुल बोला, इसमें क्या है? समीर बोला, अंगूठी है ईशा के लिए। अब तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो ईशा के लिए तुमने कुछ लिया ही नहीं होगा। राहुल बोला, अच्छा फर्स्ट नाइट? हाँ ठीक है, फर्स्ट नाइट नहीं, पर ईशा को कुछ दिया भी तो नहीं है तुमने। ये भी एक रस्म होती है और मुझे अब जाना है, कह वो गाड़ी में बैठ के और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। राहुल वो अंगूठी अपनी जेब में रख लेता और अंदर आता है। ईशा वहाँ नहीं थी। राहुल फिर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। पल्लवी ऋषभ से बोली, तुम भैया को कमरे में जाने से रोक नहीं सकते थे? ऋषभ कहता है, भैया से डांट पड़वानी है क्या? वैसे भी इस समय ऑफिस में बहुत काम है, और ज़्यादा काम पड़ना मतलब दिमाग खराब होगा उनका, और काम का गुस्सा मुझ पर उतार देंगे। वैसे भी आज की मीटिंग कैंसिल कर दी है मैंने, कल भाई को ही सब संभालना होगा। इधर राहुल कमरे में आते ही देखता है कमरे को अच्छे से सजा दिया गया था। बेड के चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियाँ लगी हुई थी। राहुल मुस्कुराया और फिर वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर में वो चेंज करके नीचे आ जाता है। तभी राहुल का फ़ोन रिंग करता है। राहुल फ़ोन रिसीव कर गार्डन में चला आता है और बात करने लगता है। और ऐसे ही डिनर का टाइम होता है। सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ऋषभ राहुल से बोला, भैया रिया आइसक्रीम के लिए जिद कर रही है, तो आप उसे आइसक्रीम खिला आइए। राहुल बोला, अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो? तुम रिया को ले जाओ और पल्लवी को भी अपने साथ ले जाओ। ऑफिस का एक भी काम तुम ठीक से नहीं करती हो, कम से कम पल्लवी और रिया को तो टाइम दो। और आज तुम्हें जब मीटिंग कैंसिल करनी ही थी तो रखी ही क्यों थी? ऋषभ बोला, सॉरी भैया। राहुल बोला, ठीक है। फिर वो रिया को लेकर चला जाता है। पल्लवी मुस्कुराती तो ऋषभ बोला, आखिर तुम्हारे कारण मैं डांट खा ही गया। रिया जिद नहीं कर रही थी, भैया को पता था, और उन्हें क्यों बहाने से बाहर भेज रहे थे उन्हें ये भी पता था। भैया ने तो मुझे ही सुना दिया। पल्लवी बोली, तो अब क्या करूं? सॉरी। और फिर वो अपने कमरे में आ गई और ईशा को रेडी किया। ईशा बोली, इन सबकी क्या जरूरत थी? कितना आज हमें अजीब लग रहा है। पल्लवी बोली, कुछ भी, अब चलिए। फिर पल्लवी ईशा को लेकर कमरे में आई। कमरा देखते ही ईशा बोली, ये सब क्या है? पल्लवी मुस्कुराई और बोली, ईशा आप बेड पर बैठिए। ईशा बेड पर बैठ जाती है और पल्लवी लाइट ऑफ करके मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। कैंडल जल रही थी पूरे कमरे में। ईशा जल्दी से उठी और लाइट ऑन की। ईशा खुद से बोली, सब कुछ बहुत अजीब सा क्यों लग रहा है? उधर राहुल कुछ देर बाद रिया को लेकर आया। रिया सो चुकी थी। मीरा जी हॉल में ही थी। राहुल बोला, माँ रिया को कमरे में ले जाइए। मीरा जी राहुल की गोद से रिया को ले लेती और राहुल से कहती, बेटा ये मैं ईशा के लिए लाई थी, तुम उसे दे देना। राहुल बोला, माँ आप लाई हैं तो खुद आप अपने हाथों से ईशा को दे दीजिएगा। मीरा जी बोली, बेटा कहा ना मैंने, तुम दे देना। फिर राहुल के हाथ में वो देकर चली गई। राहुल फिर सीढ़ियों से होते हुए कमरे के दरवाजे के पास आया। राहुल के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर आया, पर ईशा वहाँ नहीं थी। राहुल पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाता है, पर ईशा उसे दिखाई नहीं दी। तभी बालकनी में एक साइड ईशा को खड़े देखा राहुल ने। राहुल फिर ईशा के पास गया और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। ईशा ने राहुल की तरफ देखा और कहा, आप कब आए? बस अभी, जब तुम अपने ख्यालों में गुम थी। ईशा ने राहुल से अपनी नज़र चुराते हुए कहा, ठीक है राहुल जी, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं।